बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है एसबी पब्लिक इंटर कॉलेज द्वारा आयोजित ऑनलाइन कक्षा में। आज हम लोग कक्षा 12 के दूसरे चैप्टर वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस प्रमेय के भाग 3 के अंतर्गत वैद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग क्षेत्रफल सदिश, घनकोण और घनकोण में अलग अलग उसके फार्मूले, किस स्थिति में कैसे कौन सा फार्मूला लेना है, कब आपको ओमेगा बराबर डी ए अपन आर स्क्वायर और कब आपको डी ओमेगा बराबर डी ए कास थीटा अपन आर स्क्वायर लेना है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में बात कर चुके हैं। उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे के टॉपिक वैद्युत फ्लक्स के बारे में आज स्टडी करेंगे। यहाँ पर बच्चों प्रश्न उठता है कि फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स, जिसको हम लोग बाद में समझेंगे। तो पहले प्रश्न यह दिमाग में आया कि फ्लक्स है क्या, व्हाट इज फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या है, इसे थोड़ा सा क्लियर कर लें। फ्लक्स कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी पृष्ठ क्षेत्रफल से कितनी मात्रा में होकर गुजरती है एकांक समय में, उसी को हम लोग फ्लक्स कहते हैं। जैसे आप समझिए कि कोई दरवाज़ा है, ओपनिंग, तो दरवाजे से एक निश्चित समय में वायु की कितनी मात्रा होकर गुजरी, यह वायु का फ्लक्स कहलाएगा। कहीं पानी का बहाव हो रहा है, उसके सामने आप कोई पृष्ठ रख दीजिए, उस पृष्ठ में एक निश्चित समय में कितनी मात्रा जल की गुजरी, वह जल का फ्लक्स होगा। इसी तरह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि वैद्युत बल रेखा, चुंबकीय बल रेखाएं, गुरुत्वीय क्षेत्र की रेखाएं, ये जो जितनी भी चीज़ें हैं, ये किसी पृष्ठ क्षेत्रफल से कितनी संख्या में होकर गुजरती हैं, इसी संख्या को हम लोग फ्लक्स कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा फ्लक्स क्या है। फ्लक्स कुछ भी चीज़ के संदर्भ में हम लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हमें वैद्युत फ्लक्स के बारे में समझना है। तो हम जानते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो प्लस आवेश से बाहर की ओर निकलती हुई अनंत की ओर जाती हैं, और ऋणात्मक आवेश है तो वैद्युत बल रेखाएं अनंत से उस आवेश की ओर आती हुई ली जाती हैं। तो किसी पृष्ठ क्षेत्रफल से ये रेखाएं कितनी संख्या में होकर गुजरी, उसी संख्या, उस माप को ही हम लोग उसी के संदर्भ में नाम देते हैं। यदि वह वैद्युत बल रेखा है तो वैद्युत फ्लक्स कह देंगे, यदि वह चुंबकीय बल रेखा है तो चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। तो हम लोग वैद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की जो माप है, उसी को हम लोग कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। इसका डेफिनेशन आप लिख लेंगे। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ या किसी पृष्ठ क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी पृष्ठ क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये तो हो गया बच्चों वैद्युत फ्लक्स का व्यवहारिक मतलब। लेकिन इसका हम लोग गणितीय रूप भी समझेंगे, एक गणित के रूप में फार्मूला भी समझेंगे कि वास्तव में वैद्युत फ्लक्स बराबर होता क्या है। तो वैद्युत फ्लक्स को हम लोग
इसे फाई ई से लिखते हैं, फाई ई से लिखते हैं। अब फाई ई का गणितीय रूप क्या होता है, यानी कि वैद्युत फ्लक्स का गणितीय फार्मूला क्या होता है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो वैद्युत फ्लक्स का गणितीय रूप बच्चों यह है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी पृष्ठ क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो है, वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा पृष्ठ क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। तो गणितीय रूप में इसे इस तरह से लिखेंगे, गणितीय रूप में वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E तथा पृष्ठ क्षेत्रफल, सदिश पृष्ठ क्षेत्रफल सदिश पृष्ठ क्षेत्रफल को हम लोग वेक्टर ए के रूप में लिखते हैं बच्चों। सदिश पृष्ठ क्षेत्रफल वेक्टर के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, अतः वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर ई डॉट ए। हम जानते हैं दो वेक्टरों का अदिश गुणनफल, जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा लिखते हैं। इसी प्रकार से हम लोग अथवा फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा लिखेंगे। अब यहाँ पर थीटा क्या है इसके बारे में बात करेंगे, तो इसको हम एक चित्र से समझ लेते हैं कि क्या है इसका मतलब। सपोज एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ क्षेत्रफल है, उसका ओरिएंटेशन वह किसी भी अभिविन्यास में है। मान लेते हैं कि हमारा कोई एक पृष्ठ क्षेत्रफल है जिसका एरिया ए। तो इस पृष्ठ क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कैसे लिखेंगे, तो ये यही चीज व्यक्त करता है। तो हमने बताया था कि किसी पृष्ठ क्षेत्रफल पर आप अभिलंब कैसे ड्रा करते हैं, तो उस पृष्ठ पर बाहर की ओर एक तीर का निशान लगाते हैं। और यह वैद्युत क्षेत्र की दिशा से जो डिग्री बनाता है, मान लेते हुए डिग्री थीटा है, तो यही आपका इस पृष्ठ क्षेत्रफल से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स ई ए कॉस थीटा को व्यक्त करता है। यहाँ पर एक चीज क्लियर हो रही होगी बच्चों कि थीटा क्या है। थीटा वास्तव में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और पृष्ठ क्षेत्रफल पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण है। थीटा बहुत जरूरी है जानना, थीटा क्या है। थीटा पृष्ठ क्षेत्रफल पर खींचे गए अभिलंब की दिशा तथा वैद्युत क्षेत्र की दिशा के बीच जो कोण बनता है, उसी कोण को हम लोग इस फार्मूले में रखते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि व्हाट इज थीटा। थीटा क्या है, जहाँ थीटा
पृष्ठ क्षेत्रफल पर खींचे गए अविलंब की दिशा तथा वैद्युत क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण है। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, वास्तव में हम लोग फार्मूला जो लिखते हैं फाई ई बराबर ई डॉट ए, एक्चुअल में क्षेत्र की दिशा में अविलंब की दिशा में इस क्षेत्र का जो घटक होता है, वैद्युत क्षेत्र का जो घटक होता है, उसी को हम लोग लेते हैं। यानी कि इसके अविलंबवत जो कंपोनेंट आती है, अविलंबवत यानी कि जो उसके नॉर्मल के डायरेक्शन में अविलंब की दिशा में जो चीज़ होती है उसी को लेते हैं। तो अगर हम E को A की दिशा में डिवाइड करें कंपोनेंट के रूप में, तो आपको A के डायरेक्शन में उसका एक कंपोनेंट E cos थीटा प्राप्त होगा। और फ्लक्स का सीधे सीधे फार्मूला यही होता है कि E कौन सा E, जो कि अविलंब के डायरेक्शन में हो। तो अविलंब के डायरेक्शन में कौन है, E cos थीटा और इनटू क्षेत्रफल। तो यहीं आप लिखेंगे तो ये मिल जाता है A cos थीटा। तो इसको हमने इस तरह से यहाँ पर व्यक्त किया, ये आपको समझने के लिए कि कौन सा कंपोनेंट लेते हैं। क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, तो उस तीव्रता को हम दो घटकों में डिवाइड करते हैं, और वह घटक जो कि उसके अविलंब के डायरेक्शन में होती है, उसके नॉर्मल के डायरेक्शन में होती है, उसी कंपोनेंट को हम लोग फार्मूले में लेते हैं और क्षेत्रफल से गुणा कर देंगे, तो उस पृष्ठ क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स हमें प्राप्त हो जाता है। क्लियर? नोट करते रहेंगे, फिगर आप नोट्स में जरूर बनाएं। अच्छा, इसके और स्थितियों के बारे में बात कर लें। पृष्ठ क्षेत्रफल का ओरिएंटेशन बहुत ही महत्व रखता है। किसी भी वैद्युत क्षेत्र में जो पृष्ठ क्षेत्रफल हम मानते हैं या जो खींचते हैं, उसका ओरिएंटेशन, उसका अभिविन्यास किस तरह से है, उसी के आधार पर उससे गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना होती है। आइए इसको चित्र से समझ लें। जैसे मान लें एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ क्षेत्रफल का ओरिएंटेशन इस तरह से है, इस तरह से। तो इस पृष्ठ क्षेत्रफल पर जो आप अभिलंब ड्रा करेंगे वह यह होगा, और यह हो गई वैद्युत क्षेत्र की दिशा। यहाँ पर बच्चों थीटा कितनी हो गई, क्योंकि दोनों बोथ आर सेम डायरेक्शन, दोनों एक ही दिशा में है, तो यहाँ थीटा हो गई 0 डिग्री। तब आप फार्मूला लगाएंगे फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ये हल होकर आ जाएगा ई कॉस 0, ई ए कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 यानी कि ई। इस केस में जो फ्लक्स गुजरेगा वह अधिकतम होता है। क्या होता है? अधिकतम होता है, अधिकतम फ्लक्स होकर गुजरेगा। सेकेंड कंडीशन में अगर देखें तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में यदि हम किसी पृष्ठ क्षेत्रफल का ओरिएंटेशन उससे न्यून कोण पर लें, न्यून कोण पर, जैसा कि अभी पहले खींचे भी थे, एक बार फिर इसको ड्रा कर दे रहे हैं। अब इस पर खींचा गया जो अभिलंब होगा वह इस डायरेक्शन में होगा और वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस डायरेक्शन में है। तो इनके बीच में एक एंगल बन रहा है, एक एक्यूट एंगल, एक न्यून कोण क्रिएट हो रहा है। तो इस केस में वैद्युत फ्लक्स की वैल्यू ई ए कॉस थीटा ही होगी। अगले टॉपिक में यदि वैद्युत फ्लक्स एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ क्षेत्रफल इस तरह से ओरिएंटेड हो, स्थित हो,
आप समझिए पृष्ठ क्षेत्र। अब इस पे खींचा गया अभिलंब ए और ये हो गया ई, ठीक। तो इस केस में यहाँ पर थीटा कितनी बन रही बच्चों, यहाँ पे आप थीटा देखेंगे तो ये 90 डिग्री क्रिएट हो रहा है। तो इस केस में अगर हम फाई ई की गणना करें, फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर ये कॉस 90 डिग्री, 90 डिग्री की वैल्यू 0, ये हो जाएगा। और यह न्यूनतम फ्लक्स की वैल्यू होती है। अभी इसको हम न्यूनतम नहीं कह सकते क्योंकि ये माइनस भी हो सकता है, तो 0 से छोटा भी माइनस है, तो उसकी भी बात करें। तो वैद्युत फ्लक्स की गणना करने के लिए आप इस बात का जरूर ख्याल रखेंगे कि कोई भी पृष्ठ क्षेत्रफल जब आप किसी वैद्युत क्षेत्र में लेते हैं तो उसका ओरिएंटेशन यानी कि उस पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब की दिशा और वैद्युत क्षेत्र की दिशा को जरूर देखेंगे। अगर उनके बीच डिग्री बन रही है, कोई भी डिग्री बन रही है, तब वहाँ थीटा की जगह डिग्री रख देंगे। वह डिग्री कुछ भी हो सकती है, कुछ भी का मतलब कि 0 डिग्री हो सकती है, 90 डिग्री हो सकती है, 90 डिग्री एबव भी हो सकता है। तो उस केस में वह फ्लक्स की वैल्यू प्लस माइनस और 0 हो सकता है। तो इसको आप नोट्स करिए, उसको आगे पॉइंट्स में हम नोट करा रहे हैं अभी। नोट्स में हमें क्या जानना है बच्चों, ये आप जानेंगे। वैद्युत फ्लक्स अदिश राशि है, अदिश राशि है, केवल परिमाण मात्रा से मतलब होता है। सेकंड, यह धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। तो कब धनात्मक होगा, यदि थीटा न्यून कोण हो, 0 डिग्री या न्यून कोण हो, तब यह धनात्मक होगा। यानी आप इसको ऐसे लिखिए, इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री और इक्वल टू 0 डिग्री, ऐसे कर दें, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री और इक्वल टू 0 डिग्री। यह 90 अंश से कम हो या 0 के बराबर हो, तब यह क्या होगा, धनात्मक होगा। बी, यदि थीटा इज ग्रेटर देन 90, ग्रेटर देन 90 से अधिक हो, तो इस केस में यह ऋणात्मक होगा। और यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तब इस केस में यह शून्य होता है। थीटा का और मतलब थीटा आप क्या समझ गए, थीटा क्या होता है, थीटा अभिलंब और वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण होता है। वही कोण से हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं। यदि कोण 0 डिग्री है या 90 से छोटा है, यानी कि 0 से लेकर 90 के बीच में है, तो वह धनात्मक होगा। और वह यदि थीटा 90 से ज़्यादा हो जाए तब वह ऋणात्मक होगा। 90 से ज़्यादा यानी कि 180 उसके आगे तक आप जाते रहिए बृहत अधिक कोण में,
तो वह ऋणात्मक हो जाएगा, और थीटा जस्ट 90 डिग्री है तो उस केस में वह शून्य हो जाएगा, जैसे कि फार्मूला में हम लोग रख के देखें। तो वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, यह धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है, तीनों। यह डिपेंड करता है डिग्री पे। इसका मात्रक इसके मात्रक के बारे में बात करें तो हमने पढ़ा कि फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, और कॉस थीटा क्या है, यह एक त्रिकोणमितीय निष्पत्ति है, विमाहीन राशि हो जाएगी, उसको छोड़ देंगे। तो फाई ई का मात्रक बराबर ई का मात्रक, ए का मात्रक, ई का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम, ए का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, यह हो गया फाई ई का मात्रक। और बीमी सूत्र की बात करें बच्चों तो न्यूटन का बीमी सूत्र यम एल टी माइनस 2, मीटर का L2, और कूलम के लिए हमने बताया था आप AT लिखेंगे डायरेक्ट, इसे सॉल्व कर लेंगे, पहले ऊपर वाले कर लेते हैं। तो यम L3 T माइनस 2 बटे AT, तो ये हो जाएगा यम यल टी ए। इस इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में आप इस फॉर्म में ही हमेशा लिखेंगे, हम एल टी ए लिखिए, फिर घात को आप संतुलित कर लीजिए। तो M1 L3 T माइनस 2, और T ऊपर जाएगा तो T माइनस 3 हो जाएगा, और A माइनस 1, यह हो गया फाई ई का बीमी सूत्र। अब यम के एस ए पद्धति में, यम ये एस आई पद्धति में है, एस आई पद्धति, यम के एस ए पद्धति में इसका मात्रक कैसे लिखेंगे, तो आप बीमी सूत्र से देख के लिखेंगे पद्धति में मात्रक। तो यहाँ पर आप लिख देंगे मीटर के लिए, ये सारी यम के लिए किलोग्राम मीटर क्यूब सेकेंड माइनस 3 एम्पियर माइनस, ये हो गया एम के एस ए पद्धति में इसका मात्रक। नोट करते रहेंगे। इसमें कुछ और नोट्स क्लियर कर लेते हैं। वैद्युत फ्लक्स किसी पृष्ठ क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, सिंपली फार्मूला फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, इस तरह से हम लोग पढ़े, लेकिन इसको एक और तरीके से भी लिखते हैं बच्चों, समाकलन के रूप में। कैसे? एक समान वैद्युत क्षेत्र में यदि कोई पृष्ठ क्षेत्रफल स्थित है, इस पृष्ठ क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, हमने क्या पढ़ा, फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, इस तरह संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी इंपॉर्टेंट है ये, किसी वैद्युत क्षेत्र में ही बात हो रही है, तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रल या एरिया इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी, इस तरह से भी हम लोग लिखते हैं। अब इसका मीनिंग क्या है? जैसे मान लेते हैं कि कोई पृष्ठ क्षेत्रफल है, कोई भी पृष्ठ क्षेत्रफल आर्बिट्री, कोई भी स्वेच्छा से कोई भी पृष्ठ क्षेत्रफल मान लेते हैं, तो इस पृष्ठ क्षेत्रफल के
अपने छोटे छोटे पृष्ठ, मैंने ये छोटे छोटे पृष्ठों से मिलकर बना होगा, है कि नहीं, या छोटे छोटे पृष्ठों से मिलकर बना होगा। तो इस छोटे छोटे पृष्ठों से, प्रत्येक पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स की यदि मैं बात करूँ इससे, जैसे इस पृष्ठ से, इस वाले पृष्ठ से कितना गुजरा वैद्युत फ्लक्स निकला, मान लेते हो φ1 है, φ1 बराबर E डॉट dA1, इससे φ2 बराबर E डॉट dA2, क्योंकि सबका अपना एरिया अलग अलग मान लेते हैं या सेम मान लीजिए। तो पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, सिंपली सबको जोड़ेंगे, φ1 प्लस φ2 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो सबको आप जोड़कर इस तरह से लिखिए या उसको एक ही समाकलन फॉर्म में लिख दीजिए, एक ही बार। समाकलन का मतलब योग ही होता है, कैलकुलस की भाषा में समाकलन का क्या मतलब है, योग, जोड़ना। तो इसके संपूर्ण पृष्ठ से, लेकिन यहाँ पर पृष्ठ क्षेत्रफल बहुत छोटे छोटे हैं, इतने छोटे छोटे हैं कि वी कांट काउंट इट, इसे हम गिनती नहीं कर सकते हैं। लेकिन संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा, तो उसको अगर हम इंटीग्रेट कर दें, समाकलन कर देंगे, उस पृष्ठ क्षेत्रफल का समाकलन कर दें, तो उस पृष्ठ क्षेत्रफल का समाकलन ही क्या कहलाएगा, वैद्युत क्षेत्र के रिस्पेक्ट में उससे गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स होगा। तो आप सीधे सीधे मतलब यह समझिए, यदि किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ क्षेत्रफल स्थित है, तो उस पृष्ठ क्षेत्रफल से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स की गणना φE बराबर सरफेस इंटीग्रल या एरिया इंटीग्रल, यहाँ पर अगर आप ए लिख रहे हैं तो यहाँ पर ए लिखिए, या अगर यहाँ यस लिख रहे हैं तो यहाँ पर यस लिख रहे हैं तो यस लिखिए, ए लिख रहे हैं तो ए लिखिए, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो किसी भी पृष्ठ क्षेत्रफल से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स जो होगा, वह उसके एरिया का क्या कर देंगे, सरफेस इंटीग्रल कर देंगे, उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल समाकलन निकाल लेंगे, पृष्ठीय समाकलन कर लेंगे। पृष्ठीय समाकलन ही क्या बताएगा, उस पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स को बताएगा। सेकंड, यदि वैद्युत क्षेत्र में वह पृष्ठ समाकलन पृष्ठ क्षेत्रफल न होके कोई त्रिविमीय आकृति हो, घन, घना, गोला, ऐसी कोई आकृति हो, तब उससे गुजरने वाला कोई वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। यदि वैद्युत क्षेत्र में कोई त्रिविमीय आकृति हो, तो इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स φE बराबर क्लोज्ड इंटीग्रेशन, देखिए इसमें और इसमें बच्चों थोड़ा डिफरेंस है, आप E डॉट dA कर इस तरह से, तो इसमें और इसमें अंतर है, पृष्ठ क्षेत्रफल और कोई त्रिविमीय आकृति वाला, जैसे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में यह कोई एक पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक। यह एक मैंने व्यापक कोई आकृति खींची है, यह जरूरी नहीं है कि यह गोला ही हो, यह घन, घनाभ, गोला, बेलन कुछ भी हो सकता है। इस केस में अगर हो तो आप ये फार्मूला लगाएंगे। अगर केवल वह एक पृष्ठ है, कोई एक पृष्ठ है, पृष्ठ केवल जो कि द्विविमीय में हो, तब उसके लिए आप ये फार्मूला लगाएंगे। इस बात का आप जरूर ध्यान रखेंगे। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये फार्मूला कब लिखें, ये फार्मूला कब लिखें, तो लेकिन अब हम समझ रहे हैं कि अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि ये कब लिखेंगे, जब वह त्रिविमीय आकृति का कोई पृष्ठ होगा, उस केस में आप ये वाला क्लोज्ड इंटीग्रेशन का फार्मूला लगाएंगे, और इस केस में आप पृष्ठीय समाकलन, पृष्ठ क्षेत्रफल वाला समाकलन का फार्मूला लगाएंगे।
वैद्युत फ्लक्स धनात्मक ऋणात्मक भी आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, नोट्स में ही लिखते रहेंगे। तीसरा, यदि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर की ओर आ रही हैं, यदि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर की ओर हों तो फ्लक्स धनात्मक होता है, चित्र से जैसे आप समझ लीजिए कि कोई पृष्ठ क्षेत्रफल है, अब इससे बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं, तो यहाँ पे फ्लक्स की जो वैल्यू होगी वह क्या होगी, पॉजिटिव। सेकेंड, अगला 4, यदि वैद्युत बल, एक्चुअल में इस केस में बच्चों थीटा क्या हो जाता है, वह न्यून कोण हो जाता है, थीटा क्या हो जाता है, न्यून कोण हो जाता है, इस कारण यह पॉजिटिव आता है, आप ऐसे भी समझ लीजिए। और यदि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ की ओर, ये क्या है, पृष्ठ से बाहर, ये पृष्ठ की ओर हो, तब हो तो वैद्युत फ्लक्स का मान ऋणात्मक होता है। अब ये फिगर से और क्लियर कर लेंगे, तो वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होता है, इसे आप नेगेटिव ले लेंगे। जैसे मान लेते हैं, हमारा ये देखिए एक एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं। मान लेते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई सिलेंड्रिकल कोई पृष्ठ है, यह वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी 1 2 3। देखा जाए तो इसमें मुख्यतः 3 पृष्ठ हैं, 1 और 2 समतल पृष्ठ हैं और नंबर 3 स्फेरिकल गोली पृष्ठ है, वक्रीय पृष्ठ वक्राकार, बेलन की आकृति आप दिमाग में बना लेंगे। तो इस पर खींचा गया अभिलंब, क्योंकि अभिलंब हमेशा क्या करते हैं, उस पृष्ठ पर लंबवत बाहर की ओर लाइन खींचते हैं, यहाँ पर अभिलंब हो गया। और इस पर यदि अभिलंब खींचें तो वह इधर बाहर की ओर जाएगा, और नंबर 3 पर खींचें तो वह ऊपर की ओर होगा। अगर मैं 100 पृष्ठ क्षेत्रफल ले रहा हूँ सबका, नंबर 1 जो समतल पृष्ठ है, तो वो तो इतना बड़ा पृष्ठ है, ए एरिया है, लेकिन उसका एक छोटा सा पार्ट हमने लिया डी ए, यहाँ पे भी एक छोटा सा पार्ट क्या लिए, डी ए, यहाँ पे भी उसका छोटा सा पार्ट लिए हैं डी ए। तो इस केस में बच्चों आप देखिए, इस पृष्ठ क्षेत्रफल से बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं, ठीक, बाहर की तरफ, और वह क्षेत्र की दिशा में, ये पॉजिटिव हो जाएगा। और इस पृष्ठ क्षेत्रफल से भी बाहर निकल रही है, लेकिन वह क्षेत्र के क्या है, जस्ट विपरीत है। यहाँ पर डिग्री जो होगा वह 180 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पर जो डिग्री होगा वो 0 डिग्री होगा। यहाँ पर यह पॉजिटिव होगा और यहाँ पर यह निगेटिव हो जाएगा। क्लियर, यही चीज़ है, यही कॉन्सेप्ट आपको समझना है। न्यूमेरिकल लगाते समय भी इसी बात का आप ध्यान रखेंगे। अगर मैं वक्र पृष्ठ 3 की बात करूं तो उस पर जितनी भी बल रेखाएं खींचेंगे वह ई के क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगे, लंबवत होंगे। वह लंबवत होने के कारण यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू धनात्मक होगी, पॉजिटिव, यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू ऋणात्मक होगी, नेगेटिव, और यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जितने भी पृष्ठ क्षेत्रफल होंगे, मतलब कोई भी आप पृष्ठ जो भी लेंगे वैद्युत क्षेत्र में, तो उस वैद्युत क्षेत्र, उस पृष्ठ के अलग अलग पार्ट से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स को चिन्ह सहित लिखेंगे और उसका बीजगणितीय योग कर देंगे। और बीजगणितीय योग करने के बाद उस संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला या गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स प्राप्त हो जाएगा। तो आज के टॉपिक में बच्चों इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर हमें बताएंगे। तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। धन्यवाद।